गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 5 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ बेसिकली इसराइल और गाज़ा के बारे में है। तो यहाँ पे इसराइल ने गाज़ा सिटी पर बॉम्बिंग अब काफ़ी कम कर दी है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की डेथ्स हुई हैं और इसराइल की आर्मी को डिफेंसिव मोड पे रहने का ऑर्डर दिया गया है। मतलब अब वो नए अटैक्स नहीं करेंगी, सिर्फ अपने सेफ्टी के लिए एक्शन लेगी। और क्या हो रहा है कि इसराइल के लीडर्स ने आर्मी को बोला है कि जो यूएस का पीस प्लान है उसके पहले फेज के लिए तैयारी स्टार्ट करें। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान है उसमें क्या क्या है। फर्स्ट है कि जो इमीडिएट सीज फायर हो दोनों के बीच में। सेकंड है कि हमास सारे हॉस्टेजेस वो रिलीज करेगा विद इन 72 आवर्स, और इसराइल धीरे धीरे गाजा से विड्रॉ करेगा। फोर्थ फोर्थ में हमास को डिसआर्मामेंट करना होगा, यानी वेपन सरेंडर करने होंगे हमास को। फिफ्थ, एक टेम्परेरी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट गाजा को चलाएगी। टेम्परेरी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसके हेड जो है खुद ट्रंप होंगे ट्रांजिशन फेज में। और हमास ने कहा है कि वो नेगोशिएशंस के लिए रेडी हैं, और सारे हॉस्टेजेस रिलीज करने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने वार्निंग दी कि जो गाजा के फ्यूचर पर पैलेस्टीनियन फैक्शंस का ही कंट्रोल होना चाहिए, ना कि आउटसाइडर्स का। और इजिप्ट क्या करेगा, इजिप्ट एक कॉन्फ्रेंस होस्ट करेगा जहां सारे पैलेस्टीनियन ग्रुप्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि गाजा का पोस्ट वॉर फ्यूचर क्या हो। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके बारे में है कि बिहार की सभी बड़ी पार्टीज चाहती हैं कि इलेक्शन कम से कम फेजेस में हो और छठ जो पर्व है, छठ फेस्टिवल के जस्ट बाद हो, ताकि क्योंकि छठ टाइम पे लोग अपने घर पे ही रहते हैं, गांव में ही रहते हैं, तो वोटर टर्नआउट बढ़ेगा और खर्च भी कम हो, ऐसा बोला गया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे कफ सिरप से रिलेटेड है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया, एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। जब तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक कोल्ड ड्रिफ्ट नाम की कफ सिरप के सैंपल्स में डाईइथिलीन ग्लाइकॉल नाम का टॉक्सिक मटेरियल जो है, केमिकल ज्यादा मात्रा में पाया गया था। तो ये डाईथ एथिलीन ग्लाइकॉल है, ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है और नॉर्मली जो है पेंट्स और ब्रेक फ्लूइड्स में यूज होता है, मेडिसिन में नहीं। अगर ये गलती से सिरप में मिल जाए तो किडनी फेलियर और डेथ तक हो सकती है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 बच्चों की डेथ इस सिरप के बाद हुई। और तो मध्य प्रदेश और केरला ने भी इस सिरप को की सेल बैन कर दी है। और जो सेंटर और स्टेट अथॉरिटीज दोनों सैंपल्स दोबारा टेस्ट कर रहे हैं और जितने भी कोल्ड ड्रिफ्ट के स्टॉक मार्केट में बचे हैं उन्हें सीज करके टेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया है। और कल एडवाइजरी भी जारी की गई थी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कफ सिरप देने से बचें। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली चैलेंजिंग तेलंगानाज एनहांसमेंट ऑफ ओबीसी कोटा टू 42%, ग्रॉस रिजर्वेशन 67% इन लोकल बॉडीज। तो सुप्रीम कोर्ट अब एक पिटीशन सुनने जा रही है जिसमें तेलंगाना गवर्नमेंट का नया ऑर्डर के खिलाफ है। इस ऑर्डर के तहत तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो लोकल बॉडीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत, इनमें बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज का रिजर्वेशन 42% दिया गया है। अब दिक्कत ये है कि इसमें एससीज का रिजर्वेशन 15% और एसटीज का 10%, ये मिला के टोटल जो है 67% रिजर्वेशन पहुंच जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 1992 का मंडल कमीशन केस में दिया गया। 50% जो लिमिट है कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट है। और मुद्दा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली 1992 के फैसले में कहा था कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है आर्टिकल 14 वॉयलेट होता है। लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाल के ओबीसी कोटा बढ़ा दिया और तो इसके खिलाफ पिटीशन फाइल की गई। तो और तेलंगाना गवर्नमेंट का क्या कहना है कि ओबीसी की संख्या जो है ज़्यादा है और उन्हें लोकल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और ऐसे ही स्टेप्स जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी लिए हैं। और तो लीगल बैकग्राउंड की बात करें तो इंदिरा सोहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ऊपर का रिजर्वेशन सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही अलाउड है। और
तेलंगाना का ये नया बिल अभी तक गवर्नर या प्रेसिडेंट की एसेंट इसको नहीं मिली है, और फिर देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो गाजा पीस प्लान है उसको लीडरशिप का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बताते हुए सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि हॉस्टेजेस की जो रिलीज के पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं और ये एक बड़ा कदम है परमानेंट पीस की तरफ। और उन्होंने कहा कि इंडिया ड्यूरेबल और जस्ट पीस के लिए एफर्ट्स का सपोर्ट करेगा, और उन्होंने ये मैसेज ट्रम्प के सोशल मीडिया हैंडल को टैग करके पोस्ट किया है 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, ताकि जो है उसकी रीच बढ़े। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मोदी जी का ये पॉजिटिव रिस्पांस सिर्फ गाजा से रिलेटेड नहीं है बल्कि एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है, क्योंकि इंडिया और यूएस के रिलेशन कुछ टाइम से ट्रेड और टैरिफ इश्यूज की वजह से टेंस थे, और मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रम्प के साथ टाइज इंप्रूव हो और इंडिया गाजा के रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी रोल प्ले कर सके। जो नेक्स्ट है यहाँ पे पीएम मोदी लॉन्चेस 62,000 करोड़ स्कीम टारगेटेड एट बिहार यूथ। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को 62,000 करोड़ का यूथ फोकस प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, और कौन कौन से न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। फर्स्ट है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। तो इसमें ये रिवैम्ड है, यानी 5 लाख जो ग्रेजुएट्स हैं उनको 1,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे अप टू 2 इयर्स, और साथ ही फ्री स्किल ट्रेनिंग भी मिलेगी। सेकंड, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम ये रीडिज़ाइन की गई है। तो इसमें स्टूडेंट्स को 4 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री जो है लोन मिलेगा हायर एजुकेशन के लिए। और थर्ड जो है न्यू इंस्टीट्यूशंस, यानी भारत रत्न जन नायक कपूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, और सेकंड एनआईटी पटना का बिहटा कैंपस में नए एकेडमिक और रिसर्च फैसिलिटीज के फाउंडेशन स्टोन रखे गए। और ये स्कीम्स जो है यूथ फोकस्ड है बिहार में, क्योंकि वहाँ इलेक्शन सीजन चल रहा है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे यूपीएससी सेट टू रिलीज आंसर कीज आफ्टर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। तो यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अब प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर कीज रिलीज की जाएंगी। पहले यूपीएससी सिर्फ जो है पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस लगभग 1 साल के बाद जब फाइनल आंसर की जब रिजल्ट आ जाता था उसके बाद फाइनल आंसर कीज रिलीज करता था, और अब क्या बदला है कि अब यूपीएससी प्रोविजनल आंसर की जो है रिलीज करेगा प्रीलिम्स के तुरंत बाद, और कैंडिडेट्स के जो भी ऑब्जेक्शंस या फीडबैक है वो भेज सकते हैं। ये ऑब्जेक्शंस जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की कमेटी को दिए जाएंगे, और ये कमेटी इन्हें रिव्यू करके फाइनल जो आंसर की है वो डिसाइड करेगी, और फाइनल आंसर की तभी रिलीज होगी जब फाइनल एंड रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। और ये सब कब हुआ, जब एक एस्पिरेंट हिमांशु कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी इसके खिलाफ कि यूपीएससी की जो नॉन ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है उसके खिलाफ, तब ये डिसीजन आया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन हिट बाय गैप इन ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन। तो इंडिया के जो आईसीयूज हैं उसमें हर साल पेशेंट्स ब्रेन डेड हो जाते हैं, मतलब उनका दिमाग जो है वो परमानेंटली काम करना बंद कर देता है, लेकिन जो उनका हार्ट है और जो उनकी बॉडी मशीन्स के थ्रू चलती रहती है। और लेकिन बोलते हैं कि ज़्यादातर ब्रेन डेथ्स वो सर्टिफाई नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन डोनेशन नहीं हो पाता है उनका। और तो एक सर्वे किया गया जिसमें बोला गया कि 50% से भी कम डॉक्टर्स जो है इस जो ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन की फॉर्मल ट्रेनिंग उन्होंने कभी भी ली है, और सिर्फ 10% डॉक्टर्स ही अपने जूनियर्स को भी इस चीज़ के लिए ट्रेन करते हैं। इसी वजह से जो ऑर्गन डोनेशन का रेट है वो बहुत कम है इंडिया में। और हर साल बोलते हैं इंडिया में 1.6 लाख जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, और बट जो ऑर्गन डोनेशन का रेट है वो सिर्फ 1,000 से 1,200 लोग ही ऑर्गन डोनेट करते हैं अपने। और इसमें बोला जा रहा है कि अगर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस उसको इम्प्रूव किया जाए तो ऑर्गन डोनेशन का रेट भी इंडिया में काफ़ी बढ़ सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रिटिश पीएम टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर इंडिया को 8 और 9 अक्टूबर के बीच में इंडिया में होंगे, और इस विजिट में पीएम मोदी के साथ रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर डिस्कशन होगा। और विजिट का मेन फोकस होगा इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उस पर, जो रिसेंटली साइन हुआ था। और इससे इंडिया को यूके मार्केट में टेक्सटाइल, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड, इंजीनियरिंग गुड्स, इनका एक्सेस जो है इंडिया को यूनाइटेड किंगडम में मिलेगा। और यूनाइटेड किंगडम के जो
जो मेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे मेडिकल डिवाइसेस या एरोस्पेस कंपोनेंट्स, ये इंडिया में एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होंगे। बाकी तो वही अदर डिस्कशन पॉइंट्स वही बायलैटरल और ट्रेड इन्वेस्टमेंट रहेगा, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस, क्लाइमेट, एनर्जी, पीपल टू पीपल रिलेशंस। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे द केस टू रीथिंक इंडियाज इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि फ्लू या इन्फ्लुएंजा जो होता है उसको अक्सर हम एक सीजनल प्रॉब्लम समझते हैं, जिसमें कि फीवर, कफ या बॉडी पेन होता है। लेकिन ग्लोबली फ्लू जो है काफ़ी सीरियस इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स का मेजर रीज़न है, स्पेशली जो चिल्ड्रन हैं, ओल्ड एज हैं या हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कोई भी लोग हैं उनके लिए। और इंडिया में जो फ्लू का जो बर्डन है वो काफ़ी अंडर एस्टिमेटेड है, और गवर्नमेंट मेनली H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू पर फोकस करती है। लेकिन 2024 और 25 में विंटर में इन्फ्लुएंजा बी और पोस्ट मॉनसून में H3N2, इन दोनों इन्फ्लुएंजा के भी काफ़ी सीवियर आउटब्रेक हुए। तो इंडिया में दो टाइप की मेनली वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। एक तो इनएक्टिवेटेड जो इंजेक्शन वाली है, और एक लाइव एटेन्यूएटेड यानी कि नेजल स्प्रे। तो फ्लू वायरसेस जो है, मेन जो वायरसेस होते हैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं, अपना यानी कि अपना फॉर्म चेंज करते रहते हैं, यानी जेनेटिक जो उनका कॉम्पोजिशन है। इसलिए वैक्सीन हर साल जो है वो अपडेट होते हैं, और वैक्सीन जो कोई भी बनती है तो उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। वो प्रोटेक्शन काफ़ी शॉर्ट लाइव्ड रहती है, यानी 3 से 6 महीने में जो इफेक्टिवनेस है इसकी वो ड्रॉप हो जाती है, कभी कभी 90 दिनों में ऑलमोस्ट फेड हो जाती है। लेकिन इंडिया में दो दो फ्लू के दो पीक्स हैं, एक तो पोस्ट मानसून यानी जुलाई टू सितंबर, और दूसरा जो है विंटर जनवरी टू मार्च। और एक जो मान लीजिए वैक्सीन बनी तो ये पूरे साल में आ रहा है, और 3 से 6 महीने में इसकी इफेक्टिवनेस ड्रॉप हो गई, यही वैक्सीन आप यहाँ पे ले रहे हैं। तो इंडिया में जो है ये एक ही वैक्सीन दोनों पीक के लिए जो है यूज होती है, जो इसके जो रिस्क हैं वो कवर नहीं कर पाती। एनुअल डोज जो है सिर्फ एक पीक कवर करती है, दूसरे में लोग वल्नरेबल रह जाते हैं और इतना इफेक्टिवनेस नहीं रहती इसकी। तो सॉल्यूशन बताते हैं कि बाई एनुअल वैक्सीनेशन के बारे में, एक मई और जून मानसून से पहले और एक नवंबर दिसंबर में विंटर से पहले ये लगनी चाहिए। और ये स्ट्रेटजी जो फ्लू केसेस हैं या हॉस्पिटलाइजेशन है, ये डेथ्स हैं, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती है। और अभी क्या है, सिर्फ जो है 5% इंडियंस ही वैक्सीन लेते हैं, क्योंकि लोग फ्लू को काफ़ी माइनर इलनेस समझते हैं, और पब्लिक अवेयरनेस भी काफ़ी लिमिटेड है, और गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट भी फ्लू के लिए एब्सेंट है। और फ्लू वैक्सीन जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं है, सिर्फ प्राइवेट मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर गवर्नमेंट बाई एनुअल वैक्सीनेशन को यूनाइटेड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड करे और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करे, तो कवरेज बढ़ेगा और फ्लू को नॉर्मलाइज किया जा सकता है, और लैक्स ऑफ सीवियर केसेस और डेथ्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं, ऐसा इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, मेक व्हीट स्ट्रॉ इनटू टेबल वेयर एंड स्टेबल बर्निंग। तो आईआईटी रुड़की ने बेसिकली एक इनोवेटिव आइडिया डेवलप किया है, जिसमें कि व्हीट स्ट्रॉ को एक इको फ्रेंडली टेबल वेयर्स में बदल सकते हैं, यानी कि टेबल पे रखे जाने वाले आइटम्स में बदल सकते हैं, जैसे कि कप्स हो गए, कंपार्टमेंट प्लेट्स हो गए, पैकेजिंग मटेरियल हो गए। और तो इसमें बताया गया है कि इससे क्या होगा कि स्टबल बर्निंग कम होगी और एयर पोल्यूशन से लड़ने में मदद करेगा ये। तो व्हीट स्ट्रॉ क्या है, ये बेसिकली हाई सेलुलोज जो है कंटेंट की वजह से स्ट्रॉन्ग टेबल वेयर जो है बनाने में के लिए परफेक्ट है। और अगर 1 kg व्हीट स्ट्रॉ की बात करें तो इसमें लगभग 400 टू 450 ग्राम्स का पल्प मिलता है, जिससे कि प्लेट्स, कप्स, कंपार्टमेंट प्लेट्स, पैकिंग मटेरियल बनाया जा सकता है। और ये जो प्रोडक्ट्स होंगे ये बायोडिग्रेडेबल भी होंगे, हीट रेजिस्टेंट भी होंगे और फूड सेफ भी होंगे, और प्लास्टिक का सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करता है ये सॉल्यूशन। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, वाइज ए स्पेक्टेयर ऑफ एम्प्टी क्लासरूम लूमिंग। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को एक जजमेंट दिया, जिसमें बोला कि क्लास 1 to 8 के जितने भी नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उसमें टीचर्स को विद इन 2 years जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टेट, ये क्वालिफाई करना होगा, वरना उन्हें कंपल्सरीली रिटायर किया जाएगा। तो बेसिकली तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में लगभग 4,49,850 टीचर्स हैं, और इसमें से
3,90,458 टीचर्स नॉन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट उन्होंने पास नहीं किया है। तो अगर जजमेंट ये इम्प्लीमेंट हुआ तो बोलते हैं कि स्कूल सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा और मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो स्टेट्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो है ये आर्टिकल जो 21 है फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन उससे कॉन्फ्लिक्ट करता है। और जजमेंट में बोला गया है कि टीचर्स के लिए टीईटी मैंडेटरी है जिनका भी 5 साल से ज़्यादा सर्विस बाकी है, और जिनकी 5 साल से कम सर्विस वाले टीचर्स हैं उनको एग्जम्पशन जो है दिया गया है। और तो पूरा स्टेट का कंसर्न यही है कि अगर जजमेंट फॉलो हुआ तो क्लासरूम खाली हो सकते हैं और टीचर्स अपनी जॉब बचाने के लिए स्क्रैम्बल करेंगे और एजुकेशन सिस्टम में डिसरप्शन और स्टूडेंट्स पर इम्पैक्ट का काफ़ी बड़ा रिस्क है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ इज इंडिया रेस्पॉन्डिंग टू क्राउड डिजास्टर्स। तो यहाँ पे करूर रैली क्राउड रश के बारे में है, जो कि एक्टर विजय की पॉलिटिकल रैली में 41 लोग जो है मारे गए और काफ़ी लोग इंजर्ड हुए। और इंडिया में क्राउड मैनेजमेंट रूल्स के बारे में बताते हैं कि एक तो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो इन्होंने जून 2025 में अपडेट किया अपना क्राउड कंट्रोल गाइडलाइंस और पब्लिश किया। और सेकंड है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, 2020 में इन्होंने मास गैदरिंग गाइड जो है वो मेंटेन कर रखी है तब से 2020 से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चला रहा है लार्ज क्राउड्स हैंडल करने के लिए। फरवरी में दिल्ली स्टेशन पर जो है भगदड़ या स्टैम्पीड मरने के बाद 60 हाई फुटबॉल स्टेशंस में होल्डिंग एरियाज, डिस्पर्सल जोन्स और क्राउड मॉनिटरिंग अपडेट किए गए हैं। फिर यहाँ पे कुछ साइंटिफिक क्राउड मैनेजमेंट टिप्स बताते हैं। फर्स्ट बोलते हैं कि अगर क्राउड जो है 5 लोग उसमें पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हैं तो रश होने का रिस्क बहुत हाई होता है, और यहाँ पे क्राउड के सेंटर में मत जाओ, एजेस या कम से कम डेंस एरिया की तरफ रहो। सेकंड है कि अवॉइड बॉटल नेक्स, यानी कि बॉटल नेक्स मतलब ऐसे नैरो पैसेजवेज जहाँ लोग एक साथ स्क्वीज हो सकते हैं, या स्लोप्स, तो वहाँ पे जो है नहीं जाना चाहिए। और इवेंट ऑर्गेनाइजर जो है उनको प्री प्लान एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स जो है स्मूथ रखना चाहिए। थर्ड कि क्राउड में मूव करते वक्त डायगोनल डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, सेंटर के थ्रू नहीं। और फोर्थ बोलते हैं कि फोर आर्म्स को चेस्ट के ऊपर रखो ताकि ब्रीदिंग स्पेस बचा रहे, और अगर गिर जाओ तो साइड रोल करो और हेड एंड नेक जो है प्रोटेक्ट करो। और फिफ्थ बोलते हैं कि अवॉइड रिजिड बैरियर्स, यानी कि जो फेंसेस हैं, वॉल्स और स्टेजेस के पास स्टैंड करना या रुकना डेंजरस है, क्योंकि क्राउड का प्रेशर बॉडी पे लगता है और इंजरी हो सकती है। और क्राउड के फ्री स्पेस है क्राउड का वहाँ पे रहो और हार्ड सरफेसेस से डिस्टेंस मेंटेन करो। और सिक्स्थ जो बताते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शंस, कि क्राउड्स में ड्रॉप आइटम्स उठाना या फोन्स से फिल्म करना वो अवॉइड करना चाहिए, और छोटी ऑब्स्ट्रक्शन भी लोगों में प्रेशर वेव्स क्रिएट कर सकती है जो पैनिक और रश का रीज़न बन सकती है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, रिलीफ फॉर नॉन फास्टैग नेशनल हाईवे यूजर्स। तो सेंटर्स ने अनाउंस किया है कि नॉन फास्टैग यूजर्स जो नेशनल हाईवे पर कैश में टोल पे करते हैं उन्हें यूपीआई से पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिलेगा। और अब तक जो है कैश पेमेंट करने वालों पर जो है डबल टोल पे करना पड़ता था, लेकिन अब यूपीआई अगर यूज़ करते हैं तो जो नॉर्मल फास्ट टैग से पे करेंगे उसका 1.25 टाइम्स जो है टोल देना पड़ेगा, और जो फास्ट टैग से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये स्टेप प्राइवेट कार ओनर्स के लिए हेल्पफुल होगा जो फास्ट टैग नहीं रखते या रिचार्ज भूल जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, गोयल कॉल्स फॉर मोर एफर्ट्स टू बूस्ट इंडिया सिंगापुर बिजनेस। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि इंडिया और सिंगापुर के बिजनेसेस का कोलैबोरेशन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो टाइज है उनको बूस्ट करेगा। और इंडिया सिंगापुर @60 पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ एंड इनोवेशन इवेंट में उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो बिजनेस टू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। और मीटिंग में रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और इंडस्ट्रियल पार्क में कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटीज डिस्कस किए गए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, कंजर्वेटिव तकाइची सेट टू बी जापान फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे सनाई तकाइची जो हैं
वो बेसिकली जापान की रूलिंग पार्टी एलडीपी की हेड बनी है और वो बेसिकली वहाँ की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। और उन्होंने बोला कि तकाइची को बेसिकली एजिंग पॉपुलेशन, जापान की इकोनॉमी स्लो डाउन और इमिग्रेशन और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस फेस करने होंगे। और वो प्रेसिडेंट यूएस डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगी और चाइना का जो मिलिट्री बिल्डअप है उस पर भी स्ट्रॉन्ग स्टैंस रखती हैं। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।